41 हॉस्पिटल में शुभी। वो लड़का दरवाजे को तोड़ अंदर आया। अंदर का नजारा देख उसकी आंखों में खून उतर आया। उस लड़के का चेहरा भले ही मास्क से ढका था, पर उसकी आंखें ये दिखाने के लिए काफी थी कि वो किस हद तक गुस्से में उबल रहा था। शुभी के सिर और होठों से खून निकल रहा था। उसके सामने रेशमा बेशर्मी से हंस रही थी। मुझे मना करेगी? तेरा तो वो हाल करोगी कि सपने में भी मुझे मना करने से 100 बार सोचेगी। ऐ तू क्या सोच रहा है? निकाल इसके कपड़े। इज्जत से बोल रही थी कि कपड़े पहन ले, पर नहीं। अब देख कैसे तेरे कपड़े उतरवाती हूँ। ऐ देख क्या रहा है, तुझे भी सुनाई नहीं देता क्या? रेशमा शुभी के पास खड़े आदमी को गुस्से में बोलती है। शुभी डर के कारण वहां से भागने की कोशिश करती है, पर जगह न हो पाने के कारण भाग नहीं पाती। वो आदमी उसकी तरफ हाथ बढ़ाता ही है कि उसके हाथ में तेज दर्द महसूस होता है। उस लड़के ने उस आदमी का शुभी की तरफ बढ़ता हाथ मोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया, जिससे हड्डियों के चटकने की आवाज के साथ उसकी चीख भी शामिल हो गई और वो तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आवाज सुनकर वहां मौजूद बाकी के दोनों आदमी और रेशमा भी दहल गई। उस लड़के ने शुभी को देखा, जिसकी गालों पर चांटों का निशान था, माथे और होठों से खून बह रहा था। शुभी की ऐसी हालत देख वो बौखला गया। और ताबड़तोड़ मुंह के उन दोनों आदमियों पर बरसाने लगा। भला एक मेजर के सख्त हाथों की मार वो ज्यादा देर बर्दाश्त कर पाते? कुछ ही पल में वो ढेर हो गए। वो लड़का रेशमा की तरफ बढ़ा और जोरदार तमाचा उसके मुंह पर मार दिया, जिससे लखाकर वो गिर गई। वो गुस्से में और कुछ करता कि तभी उसके किनों में शुभी की सिसकियों की आवाज आई। वो तुरंत शुभी की तरफ मुड़ा। शुभी डर के कारण पीछे हट गई। खुद से इतना डरता हुआ देख वो लड़का बोला, शुभी बच्चा मैं हूँ। उस लड़के की आवाज जैसे ही शुभी ने सुनी, वो तो उसके आंसुओं ने और तेजी पकड़ ली। वो लखलाते कदमों से उसकी तरफ बढ़ी और उसके चेहरे पर से मास्क हटा दिया। मास्क हटते ही लड़के का गोरा चेहरा शुभी के सामने था। उसमें मुंह से बस एक ही शब्द निकला, मयंक। उद्धरण चिन्ह। उस लड़के यानी मयंक ने शुभी को अपने गले लगा लिया। शुभी भी उसके गले लग फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते ही उसकी बाहों में बेहोश हो गई। मयंक ने जब उसका ढीला शरीर महसूस किया तो उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर आ गया। तब तक सभी जवानों ने सारे गुंडों को मार दिया और वहां जबरदस्ती कैद लड़कियों को छुड़वा दिया। शुभी उसकी गोद में ही बेहोश थी। तभी एक जवान आगे आया और बोला, सर, कमरे में एक लड़की मशीनों के बीच बेहोश पड़ी है, शायद कोमा में है। सभी को हॉस्पिटल ले चलो और उस लड़की को सही इलाज मिले, ये मैं सुनिश्चित करूंगा। मयंक ने कहा। वो बाहर आता कि उसे एम्बुलेंस खड़ी मिली, एक नहीं बल्कि बहुत सारी। ये देख मयंक मुस्कुरा दिया और मन ही मन बुदबुदाया, ये वीर ने लगता है जासूस लगा रखे हैं। सब जगह एकदम परफेक्ट टाइमिंग रहती है इसकी। कुछ ही देर में सभी लड़कियां और उस लड़की को भी एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेज दिया और मयंक खुद शुभी को लेकर अपनी गाड़ी में लेटा दिया और एक नज़र शुभी की तरफ देखा और फिर हवेली की तरफ एक बम उछाल दिया। बॉम्ब के कारण पूरी हवेली ब्लास्ट हो गई और सिर्फ वहां आग और धुआं ही धुआं रह गया। सभी लोग वहां से निकल गए। इधर ऋषि की हालत खराब हो रही थी। तभी उसके मोबाइल का मैसेज फ्लैश हुआ। मैसेज देख वो तुरंत ऑफिस से निकल गया। नंदनी जी बेचैनी से टहल रही थी कि तभी दरवाजे से देवराज जी आते हुए नजर आए। वो दौड़कर उसके पास आई और कुछ बोलती ही है कि तभी नंदनी जी का फोन बजा और फोन रिसीव कर उसने जो सुना उसके हाथ से फोन गिर गया और वो रोने लगी। देवराज जी उन्हें ऐसे रोते देख बोले, क्या हुआ नंदू, कुछ तो बताओ, इस तरह रो क्यों रही हो? नंदनी जी रोते हुए बोली, देव मेरी बच्ची, मेरी शुभी, कहकर जोर जोर से रोने लगी। देवराज जी उन्हें हिलाते हुए बोले, नंदू क्या हुआ? नंदू बोलो क्या हुआ? हमारी बच्ची, हमारी शुभी को बोलो। देव, शुभी हॉस्पिटल में है, मेरी बच्ची हॉस्पिटल में है, ऋषि ने बताया अभी। नंदू चुप हो जाओ नंदू, कुछ नहीं हुआ होगा और हमें ये थोड़ी पता है कि हमारी गुड़िया को क्या हुआ। चलो उठो, हम अभी हॉस्पिटल जाएंगे। देवराज जी नंदनी जी को उठाते हुए बोले। वीर को नहीं पता, फोन कीजिए उसे अभी, गुड़िया को उसकी जरूरत होगी, वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, जल्दी फोन करो उसे। नंदनी जी अपनी आंसू पोंछते हुए बोली। नहीं नंदू नहीं, हम वीर को नहीं बुला सकते। शुभी के पास इस समय हम सब है, पर हिताक्षी के पास वीर के अलावा अभी कोई नहीं है। आप समझ सकती है, वो दोनों अभी एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं। भले ही उन दोनों ने लव मैरिज की है, पर फिर भी दोनों को अपने रिश्तों को समय तो देना होगा ना नंदू। हम कुछ दिन बाद शुभी को ही शिमला भेज देंगे उन दोनों के पास, ठीक है ना? देवराज जी नंदनी जी को समझाते हुए बोले। ठीक है, हम नहीं बताएंगे, पर हमें अपनी बच्ची के पास जाना है अभी, कहकर नंदनी जी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। देव और नंदनी जी कुछ ही देर में हॉस्पिटल में थे।
ऋषि भी वही था। मयंक ऋषि के आने के बाद अपने जवानों के साथ कैंप रिपोर्ट करने चला गया। दोनों ऋषि के पास आए और बोले, ऋषि शुभी कैसी है और क्या हुआ है उसे, वो ऐसे हॉस्पिटल में? डैड, अभी डॉक्टर देख रहे हैं, आप चिंता मत करो, सब ठीक है। ऋषि बोला। डॉक्टर बाहर आए और उनसे बोले, देखिए अभी वो बेहोश है, शायद किसी चीज का सदमा लगा है उन्हें, कल सुबह तक होश में आ जाएगी, तब तक आप लोग उनसे नहीं मिल सकते, उन्हें अभी आराम की जरूरत है, कहकर वो चले गए। वो रात सभी की आंसुओं में भीगी बीती, किसी की आंखों में नींद नहीं आई। उधर शिमला में वीरेन और हिताक्षी दोनों गहरी नींद में सो रहे थे, इस बात से अनजान कि जल्द ही उनकी शांत सी लाइफ में एक तूफान आने को था। कैसे करेंगे ये दोनों उस तूफान का सामना, और कौन है वो लड़की जो बेहोशी की हालत में भी किसी का इंतजार कर रही है? जब 42 झटके पर झटका। शिमला में हिती और वीरेन दोनों चैन की नींद सो रहे थे। 4 दिन हो चुके थे दोनों को शिमला आए हुए, और इन 4 दिन में वीरेन ने हिती को एक पल भी अकेला नहीं छोड़ा था, क्योंकि वो उसकी मेंटल कंडीशन अच्छी तरीके से जानता था। हिती को भी शायद इन 4 दिनों में वीरेन की इंटेंशन की आदत पड़ चुकी थी, और शायद ये भी समझ चुकी थी कि वो चाहे कुछ भी करे वीरेन उसे कुछ नहीं कहेगा, एटलीस्ट तब तक जब तक वो श्योर ना हो जाए कि हिती की मेंटल कंडीशन ठीक है। और वही वीरेन को भी अब हिती को अपने ऊपर एडजस्ट करके सोने की आदत हो चुकी थी, और आज भी हिती की आधी बॉडी वीरेन के ऊपर ही थी और वीरेन का हिती की कमर पर। रात ढली और सूरज अपनी उजली छटा बिखेरकर सुबह होने की गवाही दे दी। वीरेन की आंख खुली तो उसने हिती का पैर और हाथ अपने ऊपर पाया। उसने आहिस्ता से उसे अलग किया और खुद बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वीरेन बाहर आया तो देखा हिती अपनी अलसाई आंखों को खोलने की कोशिश कर रही थी। वीरेन उसे ऐसे देख बोला, क्या हुआ, अभी भी नींद आ रही है क्या? हिती नींद से बोझिल आंखों साथ सिर हिला दिया। तो सो जाओ, जाग क्यों गई? वीरेन अपनी टी शर्ट की स्लीव्स को ऊपर खींचते हुए बोला। आप क्यों उठे आज पहले? इसलिए मेरी नींद खुल गई। मैं रोज पहले उठती थी, पर आज आप उठ गए और ऐसे मुझे नींद नहीं आती। हिती आंखें बंद करते हुए बोली। तो कैसे आती है नींद तुम्हें? वीरेन बोला। हिती उसे अपने हाथों के इशारों से अपने पास बुलाया। वीरेन उसके पास आया तो हिती ने उसे बैठने का इशारा किया। वीरेन जैसे ही बेड पर बैठा, हिती उसकी गोद में बैठ उसके गले लगते हुए सो गई। वीरेन पहले तो हैरान रह गया, पर भी वो समझ गया कि हिती का माइंड इस समय उसे छोटे बच्चे का एहसास कराए हुए हज, इसलिए वो खुद अच्छे से एडजस्ट हो हिती को अपने पास ही कंफर्टेबल पोजीशन में सुला दिया और धीरे धीरे उसके सिर को थपथपाने लगा। इंदौर में सभी ने रात अपनी आंखों में ही काट दी कि तभी नर्स कमरे से बाहर निकली और सीधे डॉक्टर के केबिन में जाकर उन्हें बुलाया। थोड़ी ही देर में डॉक्टर शुभी को चेक करके बाहर आए और देवराज जी से बोले, उन्हें होश आ गया है, आप सब मिल सकते हैं और चाहे तो घर भी ले जा सकते हैं, बस उन्हें थोड़ा समय लगेगा रिकवर होने में, क्योंकि शायद किसी चीज का सदमा लगा है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कहकर चले गए। सभी शुभी के कमरे में आए तो देखा शुभी छत को एकटक देख रही थी। देवराज जी ने जैसे ही शुभी के सर पर हाथ फेरा तो उसने देवराज जी की तरफ देखा। उन्हें देखकर शुभी की आंखों में आंसू आ गए और उसके मुंह से बड़ी मुश्किल से निकला, डैड कैसा है मेरा बच्चा? जैसे ही देवराज जी ने ये कहा, शुभी उनके गले लगकर रोने लगी। देवराज जी ने और बाकी सबने भी उसे रोने दिया ताकि वो अपने सदमे से बाहर आ सके। तभी मन्यक अंदर आया। शुभी को इस तरह रोते देख मयंक को अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो सबके होते हुए वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। सभी मयंक को देखकर हैरान रह गए सिवाय ऋषि को छोड़कर। थोड़ी देर बाद शुभी रोते रोते सो गई तो देवराज जी ने उसे ठीक से सुलाकर मयंक के पास आए और उससे बोले, मयंक बेटा तुम इंदौर कब आए और यहाँ हॉस्पिटल में? मयंक के कुछ बोलने से पहले ही ऋषि बोला, डैड मयंक भाई ने ही शुभी को एडमिट करवाया और मुझे भी इन्फॉर्म किया। कहते हुए ऋषि ने ड्राइवर की कही बात से लेकर वीरेन तक की सारी बात बता दी। तो मयंक बोला, जी अंकल, कल जब मैं इंदौर कैंप के लिए अपनी यूनिट के साथ आ रहा था तभी मुझे वीरेन ने शुभी की किडनैप और उसकी लोकेशन के बारे में बताया, और लकीली मैं भी उसी रास्ते पर था तो मुझे शुभी तक पहुंचने में देर नहीं हुई। पर शुभी को किडनैप किसने किया था? देवराज जी चिंतित स्वर में बोले। अंकल, शुभी को किसी रेशमा ने किडनैप करवाया था। और फिर सारी बात देवराज जी, ऋषि और नंदनी जी को बता दी। ये सब जानकर कि शुभी किस हादसे से होकर गुजरी है, नंदनी जी रोने लगी और बोली, मेरी बच्ची किस हद तक तड़पी होगी। वही देवराज और ऋषि गुस्से में बोले, मैं उस औरत को छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरी बच्ची को बेचने की हिम्मत की। तो मयंक उन दोनों के गुस्से को शांत करवाते हुए बोला, अंकल ऋषि चिंता मत करो, मैंने पहले ही उन सबका बंदोबस्त कर दिया है और वहाँ की सारी लड़कियों को भी छुड़ाकर वुमेन सेरा में भेज दिया है, तो आप चिंता मत कीजिए।
अभी हमें बस शुभी का ख्याल रखना है। कुछ देर बाद सभी शुभी को डिस्चार्ज करवा कर घर ले आए। शुभी शांत हो गई थी और अपने कमरे में चुपचाप लेटी हुई थी। इसमें शुभी की हालत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसलिए नंदिनी जी भी देवराज जी से उनके इस तरह गायब होने पर सवाल जवाब न करना ही बेहतर समझा। इधर देवराज जी और मयंक आपस में कुछ बात कर रहे थे। मयंक, तुम अचानक क्या बात है? जहां तक मैं जानता हूं तो इंदौर में फिलहाल ऐसा कोई आर्मी कैंप नहीं लगा है जिसके कारण तुम आए हो, तो फिर इस तरह झूठ बोलकर आने का मकसद? उसकी बात सुनकर मयंक गंभीर हो गया और फिर जज कुछ भी मयंक ने बताया उसे सुनकर देवराज जी सन्न रह गए। इधर वीरेन और हिति लंच करने बैठे ही थी कि तभी डोरबेल बजी। मैं दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर खड़े शख्स को देखकर जहां वीरेन हैरान रह जाता है वहीं हिति डर से कांप रही होती है। ऐसा क्या राज बताया मयंक ने जिसे सुनकर कर देवराज जी सन्न रह गए? और कौन हो सकता है आखिर दरवाजे पर? जब 43 लव मैरिज। वीरेन और हिति दोनों डाइनिंग पर बैठे थे कि घर की डोरबेल बजी। मैग ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर खड़े शख्स को देखकर जहां वीरेन हैरान था तो वहीं हिति डर के कारण कांप रही थी। वो कोई और नहीं प्रीति थी। प्रीति घर के अंदर आई और भागते हुए हिति के गले लग गई। प्रीति गले लगते हुए उसके गाल पर किस करते हुए, हे माय डार्लिंग हिति, कैसी है? मुझे नहीं पता था कि तू इतनी छुपी रुस्तम है। शादी कर ली और बताया भी नहीं। मैं तुझसे गुस्सा हूँ। वो उससे दूर हो मुंह फुलाते हुए बोली। प्रीति, वो रूधे हुए स्वर में बोली। डर से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वीरेन भी उसे ऐसे देख एक पल को घबरा गया। वो जैसे ही उसकी तरफ बने वाला था कि वो देखता है कि प्रीति ने हिति को गले लगा उसकी पीठ सहला रही है। मुझे पता है तू इस बात से डर रही है कि तूने मुझे तेरी शादी के बारे में नहीं बताया और इस कारण मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगी और तुझसे दूर हो जाऊंगी, है ना? प्रीति हिति के आंसू पोंछते हुए कहती है। हिति भी सिर हिलाकर अपनी सहमति देती है। पागल है तू पूरी, चुप हो जा। मैं नहीं हूँ गुस्सा तुझसे। हाँ, थोड़ा गुस्सा थी, पर जब जीजू ने बताया कि तुम दोनों की लव मैरिज हुई है और जीजू को अपने बिजनेस के कारण शादी प्राइवेट रखी तो फिर मेरा गुस्सा छू हो गया। तो अब तू रो मत, क्योंकि अब मैं तेरे साथ यही रहूंगी जब तक तू ठीक नहीं हो जाती, प्रीति बोली। हिति को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, पर फिर भी उसने अपना सिर हिला दिया। तभी वीरेन बोला, अगर तुम दोनों सहेलियों का मिला मिलाप हो गया हो तो लंच कर ले। हिताक्षी की दवाई का टाइम हो गया है। जी जीजू, मुझे तो वैसे भी बहुत तेज भूख लगी है, कहते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। हिति और वीरेन भी बैठ जाते हैं। तीनों अपना लंच खत्म कर हॉल में बैठे होते हैं। तभी वीरेन बोलता है, प्रीति तुम थक गई होगी और डॉक्टर ने हिताक्षी को भी ज्यादा से ज्यादा आराम करने को कहा है, तो तुम भी आराम करो। रीना तुम्हें रूम बता देगी। फिर तीनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। प्रीति थक गई थी और वीरेन के अचानक बुला लेने पर वो तुरंत आ गई थी। आखिर उसकी बेस्ट फ्रेंड की जो बात थी, इसलिए वो जाते ही सो गई। वही हिति और वीरेन कमरे में आए तो हिति ने वीरेन से पूछा, ये सब क्यों कर रहे हैं आप? क्यों हमारी तकलीफें बढ़ा रहे हैं? जानते हैं ना कि हम प्रीति से कोई बात नहीं बता सकते हमारी शादी से रिलेटेड, और अगर कभी उसने ये सवाल किया तो और फिर आपने ही कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था ना कि शादी के बारे में किसी को पता ना चले। तो फिर खुद क्यों बता रहे हैं? और फिर बाद में हमसे ये मत कहिएगा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स तोड़े हैं। और क्या कहा आपने प्रीति से? कि हमारी लव मैरिज है। फिर व्यंग्यात्मक तरीके से हंसते हुए, लव मैरिज, हमारी मैरिज में लव छोड़कर सब कुछ ही मी। कौशिक हिति आगे कुछ और बोलता कि वीरेन उसे रोकते हुए बोला, सिर्फ उसे यहाँ बुलाने के लिए कहा है कि हमारी लव मैरिज हुई है और वो तुमसे ज्यादा सवाल जवाब ना करे, इसलिए उसे एक बनी हुई कहानी सुनाई है मैंने हमारी। एक ऐसी कहानी जो हमारी कभी हो ही नहीं सकती। सही कहा तुमने कि हमारी मैरिज में लव छोड़कर सब कुछ है, और वैसे भी मेरे हिसाब से लव, प्यार, मोहब्बत, इश्क से अच्छा खिलौना कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इस खिलौने के नाम पर इंसान हमारे इमोशंस, हमारे जज्बातों से खेलता है। और वैसे भी वीरेन अब कभी किसी को अपने जज्बातों से खेलने की परमिशन किसी को नहीं देता। कहते हुए वीरेन पलट गया, क्योंकि वो अपने आंखों में आई नमी को किसी को दिखाकर खुद को कमजोर साबित नहीं करना चाहता था। आंखों की नमी साफ करके वो हिति से बोला, तुम ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि हमारी लव मैरिज है और बिजनेस के कारण हमारी शादी को प्राइवेट रखा है। इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। तुम अब ज्यादा दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ, डॉक्टर ने तुम्हें मेंटली स्ट्रेस लेने से मना किया है। सो जाओ चुपचाप। वीरेन चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ काम करने लगा।
हिति अब भी वैसे ही खड़ी थी। तो वीरेन ने फिर कहा, अब मेरे सिर पर खड़ी मत रहो, जाकर आराम करो और मुझे भी अपना काम करने दो। मेंटल स्ट्रेस लेकिन के लिए मना कर रहे हैं, पर ये खुद ही इतने बड़े स्ट्रेस है कि क्या कहे, कभी कुछ तो कभी कुछ। इनके इतने रूप हैं जितने तो भगवान भी नहीं होते। हिति बदबदाते हुए बैग पर लेट गई। थोड़ी देर में हिति सो गई। जब वीरेन को लगा कि हिति अब सो चुकी है तो वो बिना आवाज किए कमरे से बाहर निकल गया। वीरेन प्रीति के कमरे में आया जहां प्रीति सो रही थी। यही देख उसने अपना सिर झटका और बोला, ये दोनों सहेलियां एक जैसी ही है, सोने में इनका कोई मुकाबला नहीं। फिर वो बाहर चला गया। मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू आप सबका जो आपको हमारी स्टोरी पसंद आ रही है। आगे भी ऐसे ही स्टोरी को अपना प्यार दें। इकरा रेमन। हमारे मोबाइल से संन्यास लेने का मतलब ये नहीं है कि हम कहानी ही ना लिखें, बल्कि इसलिए है क्योंकि हमारी अभी पोस्टिंग चल रही है, उसमें मोबाइल अलाउड नहीं है। पर जब भी मौका मिलेगा हम स्टोरी लिखेंगे। करुल अरोरा जी, सॉरी पिछले भाग में नहीं बता पाए, तो अब बता रहे हैं। आप हमारी दूसरी स्टोरी का नाम वो लवन डालकर सर्च करें, आपको मिल जाएगी हमारी दूसरी कहानी। हमारी दूसरी कहानी का छोटा सा टीजर दे रहे हैं। होप आप सबको पसंद आए। नायशा नीचे आई तो सब उसे देखने लगे। सबको अपनी तरफ देखता पाकर वो नर्वस हो गई और बोली, वो हाँ, हम नहीं पहन रहे थे, पर हमारे पास कपड़े नहीं थे, तो कहकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। पार्थवी दौड़कर उसके पास आई और उसे गले लगाकर बोली, भाभी आप ना एकदम हॉट लग रहे हो। तभी अभिमन्यु पीछे से उसके कान खींचकर बोला, ये हॉट क्या होता है? पार्थवी, अरे भैया, वैसे भाभी तो कल सुंदर लग रही थी, पर आज ये आपके कपड़ों में है तो हॉट लग रही है ना भाभी? कहकर वो उसके गालों पर किस कर लेती है। ये देख अभिमन्यु मन ही मन खुद से बदबदता है। जिसको किस करना चाहिए उसने तो अब तक छुआ भी नहीं है, और दुनिया को देखो मेरी ही बीबी मिली किस करने को। बहुत नाइंसाफी कर रहे हो भगवान। एक शादीशुदा कुंवारे को तड़पाकर देख लेना महादेव। अगर आपने मेरी बीबी को मेरे करीब लेकर नहीं आए ना, तो आपको भी आपकी बीबी से अलग करवा दूंगा, फिर आपको भी मेरी तड़प का एहसास होगा। देख लेना महादेव, डिवोर्स करवा दूंगा आप दोनों का भी। जब 44 गायब मिशिका। वीरेन ने प्रीति को देखा जो सो रही थी, फिर सिर झटक कर बोला, ये दोनों सहेलियां एक जैसी ही है, दोनों का सोने में कोई मुकाबला नहीं। और फिर वो बाहर चला गया। वीरेन अपने स्टडी रूम में जाकर सोफे पर सिर टिकाकर बैठ गया और उस पल को याद करने लगा जब वीरेन प्रीति को फोन कर शिमला बुलाया था। वो सोफे पर बैठे बैठे ही सो गया। इधर इंदौर में शुभी को डिस्चार्ज करके घर ले आए थे। वो उस हादसे से बहुत घबरा गई थी, इसलिए एक पल भी नंदनी जी को अकेला नहीं छोड़ रही थी, और ना ही नंदनी जी उसे। शुभी दवाओं के असर से सो रही थी, तो नंदनी जी बाहर हॉल में आई जहां मयंक, देवराज जी और ऋषि बैठे थे। नंदनी जी को बाहर आया देख मयंक अधीरता से बोला, आंटी कैसी है वो, ठीक है ना? उसकी अधीरता को शांत करते हुए नंदनी जी बोली, वो अभी सो रही है और ठीक है, पर तुम्हें कैसे पता कि शुभी कहाँ है? आंटी, वीर ने आप सभी के ब्रेसलेट में ट्रैकर फिट करवाया है जिससे उसे सब पता चल जाता है, इसलिए वीर ने मुझे फोन किया और मैं उसी तरफ जा रहा था, तो शुभी को बचाना और आसान हो गया मेरे लिए, मयंक ने सहजता से कहा। नंदनी जी कुछ की तभी ऊपर कमरे से शुभी की चीखने की आवाज आई। सभी दौड़कर उसके कमरे में पहुंचे तो देखा कि शुभी डरकर बैग के एक कोने में दुबकी हुई थी, चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। नंदनी जी जल्दी से जाकर उसे सीने से लगा लेती है। शुभी ने भी नंदनी जी को कसकर पकड़ लिया, जैसे वो छुट्टे ही कहीं खो जाएगी। दूसरी तरफ देवराज जी और ऋषि जी आकर उसे संभालने लगे। शुभी का रोना तो बंद हो गया था, पर उसका सिसकना अब भी जारी था। धीरे धीरे शुभी की नंदनी जी पर पकड़ हल्की होने लगी। नंदनी जी ने देखा तो शुभी फिर से नींद की आगोश में चली गई। नंदनी जी ने उसे अच्छे से सुला दिया। तभी ऋषि बोला, मम्मा डैड आप लोग जाकर आराम कीजिए, कल से आप लोग ऐसे ही परेशान हैं। मैं हूँ यहाँ गुड़िया के पास। हाँ आंटी जी, अंकल जी आप लोग जाकर आराम करो, मैं भी हूँ यहाँ ऋषि के साथ। मयंक भी ऋषि की हाँ में हाँ मिलाकर बोला। देवराज जी ने भी पलके झपकाकर अपनी सहमति दी और नंदनी जी को साथ लेकर चले गए। ऋषि और मयंक दोनों शुभी के सिरहाने उसका एक एक हाथ पकड़कर बैठे थे। शाम हो गई थी। प्रीति सोकर उठी तो देखा शाम हो गई है। वो चौंककर बिस्तर से उठी और खुद के सिर पर हाथ रखकर बोली, हे भगवान, मुझे तो जीजू से बात करनी थी कि आखिर इतनी भी क्या जल्दी थी कि हिति और जीजू ने शादी कर ली, वो भी इतनी जल्दी, और तू भी ना बस सोती ही रहती है। चल अब देख कि जीजू कहीं बिजी तो नहीं है, चल जल्दी।
प्रीति पैलेस के हर एक कमरे को देख रही थी और बड़बड़ाते हुए बोले जा रही थी, ये घर है कि महल? इतने तो कमरे हैं, मेरी तो टांगों में दर्द होने लगा। पता नहीं हिति कैसे यहाँ रहती होगी इतने बड़े घर में। उसकी चिंता आप मत कीजिए प्रीति, क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम तो आपकी फ्रेंड मेरी गोद में घूमती है। वीरेन अपने स्टडी रूम से बाहर निकलता हुआ पीछे से बोला। उसकी बात सुनकर प्रीति अपने दांतों तले जीभ दबा लेती है जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। वो जीजू, मैं तो आपको ही ढूंढ रही थी, प्रीति अपने दांत दिखाते हुए बोली। वीरेन अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन लाते हुए बोला, प्रीति मैंने तुम्हें यहाँ हिति के लिए बुलाया है, तो क्या हम बात कर सकते हैं? जी जीजू, मैं भी आपको इसीलिए ढूंढ रही थी कि आखिर ऐसी क्या बात है हिति के बारे में जो आपने मुझे इतनी जल्दी बुलाया, प्रीति बोली। कमरे में चलकर बात करते हैं, वीरेन बोला। भाई, मिहिर जोर जोर से कावेश को आवाज देता हुआ बोला। कावेश मिहिर की आवाज मिशिका के कमरे से आता हुआ सुन घबरा कर भागते हुए आया। क्या हुआ मिहिर, तुम इतना तेज क्यों चिल्लाए? कावेश मिशिका के कमरे में आता हुआ बोला। भाई, हमारी मिशू चली गई, हमारी मीशू चली गई, मिहिर कांपते स्वर में बोला। आखिर मिशिका कहाँ गई और क्या चल रहा है उसके दिमाग में? क्या किसी मकसद से मिशिका गायब हुई? और प्रीति को ऐसा क्या बताने वाला है वीरेन हिति के बारे में? और क्या प्रीति वीरेन और हिति के बीच प्यार की कड़ी साबित होगी? क्या प्रीति के आने के बाद दोनों के रिश्ते में सुधार होगा या आएगी नई चुनौती? 45 अधिराज का शिमला आना। तुम क्या कह रहे हो मिहिर? मिशिका कहाँ गई? कावेश चिंतन स्वर में बोला। पता नहीं भाई, मैं जब कमरे में आया तो मिशिका नहीं थी और टेबल पर ये लेटर रखा हुआ था। कहते हुए मिहिर ने वो लेटर कावेश की तरफ बढ़ा दिया। कावेश लेटर देखा फिर ओपन कर पढ़ने लगा। कावेश भाई सॉरी, मेरे कारण आप सब डैड, मिहिर भाई और आप तीनों परेशान हो रहे। ... मैंने आप सबको बहुत परेशान किया है, पता है मुझे, पर भैया मैं वीर के बिना नहीं रह सकती और यहाँ रहकर मैं उसे भूलना मुमकिन नहीं है। यहाँ वीर की यादें हैं जो मुझे उससे दूर रहने नहीं देती और वीर की बेरुखी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए भैया मैं यहाँ से दूर वापस लॉस वेगास जा रही हूँ, अपने आप को वीर की यादों से आज़ाद करने। अगर उसकी यादों से दूर हुई तो वापस लौट कर आओगी। सॉरी भाई, रियली वेरी सॉरी। उद्धरण चिन्ह। लेटर पका कावेश कुछ नहीं बोला पर उसकी आंखें नम हो गई। उसने लेटर मोड़कर रख दिया और गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, मिहिर, अच्छा हुआ मिशू वापस अमेरिका चली गई, कम से कम अपनी तड़प से तो आज़ाद हो पाएगी। चलो डैड इंतजार कर रहे हैं। भाई, पर मिशू कैसे अकेले? वो सब संभाल लेगी मिहिर, विश्वास है मुझे अपनी बहन पर। चलो, कावेश मिहिर की बात काटते हुए बोला। वही दूसरी तरफ अधिराज खन्ना जुबरहट्टी एयरपोर्ट के बाहर आया। उसके पास एक आदमी आया और बोला, सर गाड़ी तैयार है, आए। अधिराज भी उसके पीछे चलता है एक ब्लैक मर्सिडीज में जाकर बैठ गया और बोला, कितनी देर लगेगी शिमला पहुंचने में? सर 2 से 3 घंटे में पहुंच जाएंगे हम शिमला। 1.5 घंटे है तुम्हारे पास? 1.5 घंटे में मैं शिमला में अपने मेंशन में पहुंच जाना चाहिए। अधिराज इतना बोल अपना सिर सीट पर टिका दिया। वीरेन और प्रीति स्टडी रूम में थे। प्रीति की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मेरी हिति के साथ इतना कुछ हो रहा था और मुझे पता ही नहीं चला। कैसा जल्लाद बाप है मेरी हिति, कहते हुए वो सिसकने लगी। मैंने इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि उसे यहाँ तुम्हारे साथ कंफर्टेबल महसूस हो और वो फिर से पहले जैसी हो जाए। वीरेन वैसे ही एक्सप्रेशन लेस होते हुए बोला, जीजू आप चिंता मत कीजिए, हिति के साथ अब मैं हूं ना तो अब वो पहले जैसी हो जाएगी। प्रीति अपने आंसू पोंछते हुए बोली। एक बात और, हिताक्षी का दिमाग इस समय बहुत वीक हो गया है। वो कभी कभी बच्चों जैसा व्यवहार करने लगती है। तो तुम समझ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, वीरेन ने कहा। समझ गई जीजू, प्रीति मुस्कुराते हुए बोली। प्रीति के बार बार जीजू जीजू बोलने से वीरेन थोड़ा असहज हो रहा था, तो वो बोला, प्रीति, जब तक हिताक्षी ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम मुझे जीजू ना बुलाओ प्लीज। ओके जीजू। सॉरी मी कौशिक, अब ठीक है? हाँ ठीक है। तभी दोनों को हिति के रोने की आवाज आने लगी। दोनों हड़बड़ाते हुए उसके कमरे में भागे। दोनों कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि हिति बेड पर बैठी रो रही थी। दोनों जल्दी से उसके पास आए तो हिति वीरेन के सीने से लगकर बोली, वीरू कहाँ थे तुम? पता है तुम्हें मुझे डर लग रहा था अकेले। तुमने कहा था ना कि हम दोनों फ्रेंड हैं, तो क्यों गए थे मुझे छोड़कर? हिति सिसकते हुए बोली।
हिति का ऐसा व्यवहार देख वीरेन तो सहज था, पर प्रीति थोड़ी शौक थी। तो वीरेन उसे इशारे में समझाता है तो वो रिलैक्स हो गई। हिति, क्या हुआ, क्यों डर गई थी तुम? वीरेन उसे खुद अलग करते हुए बोला। पर हिति ने उस पर अपनी बाहें और कस दी। हिति, क्या हुआ बताओ तो, और मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। ओके, वीरेन उसके सिर पर हाथ फेरता हुआ बोला। उसने कहा, वो ले जाएगा मुझे। उसने कहा आ रहा है वो। मैंने मना किया उसे कि मुझे नहीं जाना उसके साथ, मुझे वीर के साथ रहना है। पर उसने कहा ले जाएगा वो मुझे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे दादू के पास जाना है, मुझे दादू के पास जाना है। कहकर हिति रोने लगी। हिति, कोई तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा, तुम्हारा वीर है ना तुम्हारे साथ, फिर क्यों चिंता करती हो तुम? वो प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए बोला। सच्ची मुच्ची, पिंकी वाला प्रॉमिस? हिति अपनी छोटी उंगली को आगे करते हुए बोली। पिंकी वाला प्रॉमिस? वीरेन उसकी उंगली में अपनी उंगली फंसाते हुए बोला। हिति को वीरेन के साथ सहज देख प्रीति मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसके मन में बहुत कुछ चल रही थी। क्या अधिराज का आना हिति और वीरेन की लाइफ में कोई खतरे का संकेत है? क्या हिति का सपना सच होगा? वीरेन कैसे हिति को बचा पाएगा नए खतरे से? और क्या प्रीति कुछ ऐसा करने वाली है जिससे हिति और वीरेन दोनों एक दूसरे के क्लोज आ पाएंगे? और क्या सच में मिशिका अमेरिका चली गई है या फिर इसमें भी उसकी कोई नई चाल है? जब 46 अधिराज की सनक। अधिराज के डर से उस आदमी ने 2-3 घंटे का रास्ता महज 1 घंटे में तय कर लिया। अधिराज की गाड़ी एक बहुत बड़े विला के सामने रुकी थी। अधिराज तुरंत विला के अंदर चला गया। विला के अंदर हॉल में ही एक आदमी इंतजार कर रहा था। उसके आते ही वो आदमी खड़ा हो गया। अधिराज उसके सामने आकर बोला, पता चला कि वो शिमला में कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। नहीं सर, कुछ समय दीजिए, मैं पता करता हूँ, वो आदमी बोला। अगर तुम मेरे खास आदमी नहीं होते तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। विश, अधिराज गुस्से में दांत पीसते हुए बोला। सॉरी सर, मैं जल्दी ही पता लगाने की कोशिश करता हूँ, वो आदमी घबराते हुए बोला। 1 हफ्ता है तुम्हारे पास, इस 1 हफ्ते में तुम मुझे उसकी सारी डिटेल्स, वो क्या कर रही है, कहाँ है, उसकी सिक्योरिटी, सब कुछ मुझे तुम 1 हफ्ते में ला कर दोगे। यू गेट दैट? अधिराज गुस्से में बोला। वो आदमी सिर हिलाकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां चका एक कमरे में चला गया। कमरे में उसने जल्दी से दरवाजा लॉक किया और लाइट ऑन किया। लाइट ऑन होते ही उस कमरे में सारी दीवारों पर हिताक्षी की तस्वीर लगी हुई थी। किसी तस्वीर में वो मुस्कुराती हुई दिख रही थी तो किसी में छोटे बच्चों के साथ खेलती हुई। टच किसी में बारिश में भीगती हुई दिखाई दे रही थी। हिताक्षी की लगभग हर उम्र की तस्वीर उस कमरे में मौजूद थी। अधिराज हिताक्षी की बारिश में भीगती हुई तस्वीर पर हाथ फेरते हुए बोला, जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी तब से मैंने तुम्हारा इंतजार किया है। जिस दिन पैदा हुई थी ना, उस दिन तुम्हें देखकर मैं बता नहीं सकता कितनी खुशी हुई थी। मन से चाहा था कि लड़की हो ताकि वो मेरी जरूरत को पूरा कर सके। उस दिन से ही तुम पर मेरी नज़र बनी थी, तुम्हारे नज़दीक भी कोई ना जा सके। ये विला खास तुम्हारे लिए बनवाया था मैंने, ताकि हमेशा के लिए तुम्हारे साथ यहाँ रह सको। जानती हो, आज तक शादी नहीं की मैंने, ताकि तुम्हारे साथ धोखा ना कर सकूं। भले ही खरीदा हो, पर तुम्हें अपनी रानी बनाने का ख्वाब देखा है, पर तुमने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना तो बनाकर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे उस कौशिक को मारना ही क्यों ना पड़े। पर तुम्हारे इस मखमली जिस्म पर, तुम्हारे इन गुलाबी रस भरे होठों पर, सीने के इस दिल पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। वो ललचाए आंखों से उस तस्वीर पर हाथ फेरते हुए बोला। उसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हवस ही दिखाई दे रही थी। अधिराज की उम्र तरह लगभग 42 साल की थी, पर उसके शरीर को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि उसकी उम्र इतनी होगी। वो अभी भी किसी 25-26 साल के लड़के की तरह ही लगता था। हिति अपनी उंगली में वीरेन की उंगली देखकर खुश होकर बोली, ठीक है, अब मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करती हूँ। कहते हुए वो वीरेन के गाल पर किस कर देती हो, उसकी गोद में बैठकर उसके सीने से अपना सिर टिका पर उसकी कमर को कसकर पकड़ लेती है। हिति का यूं अचानक वीरेन को किस करना, वो भी प्रीति के सामने, उसका चेहरा लाल करने के लिए काफी था। वही प्रीति अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरानी से हिति को देख रही थी। जिस लड़की को उसने अपने अलावा ज्यादा किसी से बात करते नहीं देखा, खासकर किसी लड़के से, वो लड़की उसके सामने एक लड़के को किस करके उसके गले लग सुकून बे उसकी गोद में बैठी है, उस पर विश्वास करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वही वीरेन का शर्म से लाल चेहरा देख उसे हंसी भी आ रही थी। तभी हिति की आवाज उसके कानों में पड़ी, हम बाहर नहीं जाएंगे क्या आज वीर?
हिति वैसे ही वीरेन के गले लगे बोली, तुम्हें जाना है बाहर? वीरेन बोला, हाँ, और आज तुम मुझे बहुत सारी आइसक्रीम खिलाओगे। वो बोली, ओके चले। वीरेन बोला। हिति उससे दूर हुई और तैयार होने भाग गई। प्रीति हंसते हुए बोली, जीजू, ओज सॉरी मी। कौशिक, आपका चेहरा इतना लाल क्यों दिख रहा है? माँ, मैं तैयार होकर आता हूँ, तुम भी रेडी हो जाओ। वीरेन उसकी बात सुनकर हड़बड़ाते हुए बोला और रॉकेट की स्पीड से बाहर चला गया। प्रीति उसे इस तरह भागते देख हंसने लगा और बोली, किस बेवकूफ ने कहा था कि द बिजनेस टाइकून वीरेन कौशिक शर्माते नहीं है। थोड़ी देर बाद हिति और प्रीति दोनों तैयार होकर नीचे आई। वीरेन भी नीचे आया। हिति चहकते हुए आई और बोली, चले अब। वीरेन ने सर हिला दिया और बोला, चलो। वीरेन आगे बढ़ा। जब उसे महसूस हुआ हिति ने उसके कोट की स्लीव पकड़ी हुई है तो वो मुड़कर बोला, क्या हुआ? चलना नहीं है क्या? उद्धरण चिन्ह। हिति छोटे बच्चों की तरह दांत दिखाते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठा कर दिया। प्रीति हिति को ऐसे देख पहले तो हैरानी से उसे देखकर समझने की कोशिश करने लगी। तभी वीरेन ने उसे गोद में उठा लिया और हिति भी मुस्कुराती हुई उसके गले में बाहें डाल ली। प्रीति को अब समझ आया कि हिति ने ऐसा क्यों किया और समझते ही जोर जोर से हंसने लगी। वीरेन भी उसकी हंसी सुन पा रहा था। तीनों आइसक्रीम खाने चले गए। क्या होने वाला है हिति और वीरेन के साथ, और प्रीति के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? जब 47 तुम मेरी हो। वीरेन ने गाड़ी आइसक्रीम पार्लर में रोकी। तीनों आइसक्रीम खाने अंदर चले गए। आइसक्रीम खाने के बाद वीरेन उन दोनों को शिमला की अलग अलग जगह घुमाकर वापस घर आ गया। रात काफी हो गई थी, इसलिए तीनों ही कमरे में जाकर सोने लगे। हिति कमरे में आई और बेड पर आलथी पालथी मारकर बैठ गई। वीरेन फोन न पर बात करता हुआ कमरे में आया। हिति को ऐसे बैठा देख वो बोला, क्या हुआ, सोना नहीं है क्या? तुम मेरे पति हो वीर? हिति मासूम शक्ल बनाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर वीरेन चौंक गया और बोला, ये किसने कहा तुमसे? वीरेन चौंकते हुए बोला, वो प्रीति है ना, उसने हमसे कहा कि तुम मेरे पति हो। और क्या बोला प्रीति ने? वीरेन उसके पास बैठता हुआ बोला, और वो। हिति अपनी उंगलियां आपस में उलझाते हुए बोली, और क्या हिति? और आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं इतना सारा? वो अपनी हाथ को फैलाते हुए बोली, करते हैं ना। हिति ने इतने क्यूट तरीके से पूछा कि वो मना ही नहीं कर पाया। हाँ करता हूँ, वो भी बहुत सारा। वीरेन उसकी बाहों को नीचे करते हुए बोला। अब चलो दवाई लो और सो जाओ। वीरेन हिति को दबाए और पानी का ग्लास पकड़ाते हुए बोला। हिति दवाई देखकर ही नाक मुंह सिकोड़ने लगी। ये सब मेरे सामने नहीं चलेगा, चलो जल्दी से दवाई लो और सो जाओ। हिति ने दवाई ली और सोने लगी। उसे सही से सुलाकर वीरेन फोन लेकर बालकनी में जाने लगा कि हिति ने उसका हाथ पकड़ लिया और नम आंखों से बोली, तुमने कहा था कि मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, फिर भी जा रहे हो। तुम चले जाओगे और फिर वो एक बार फिर मुझे लेने आ जाएगा। हिति की बात सुनकर वीरेन ने झट से उसे अपनी सीने से लगा लिया और उस पर अपनी बाहें कसते हुए बोला, कोई तुम्हें नहीं ले जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे पास, फिर क्यों डर रही हो? कोई तुम्हें नहीं ले जाएगा, तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी, समझी? हिति उसकी बातों को सुन रही थी। उसने भी अपनी बाहें वीरेन पर कस दी। वीरेन ने हिति को ठीक से सुलाया और उसके सिर पर धीरे धीरे थपकी देने लगा, जिससे हिति गहरी नींद में सो गई। उसके सोने के बाद वीरेन धीरे से उठा और बालकनी में फोन पर बात करने लगा। पता चला किसके साथ उस नीलेश ने हिति का सौदा किया है। वीरेन का शक चेहरा उसके गुस्से को बता रहा था। सर, नीलेश ने बिजनेसमैन अधिराज खन्ना के साथ मैडम का सौदा किया था, दूसरी तरफ से कहा गया। अधिराज का नाम सुन उसकी आंखों में बेहिसाब गुस्सा झलकने लगा। वीरेन गुस्से में बोला, उसकी इतनी हिम्मत, एक बच्ची के पैदा होने से पहले ही उसका सौदा किया। मुझे उसकी हर एक डिटेल चाहिए। दुनिया को दिखाई देने वाला बिजनेस छोड़कर सब कुछ पता करो। जी सर। और सर एक बात और, अधिराज खन्ना शिमला पहुंच गया है। शायद उसे पता चल गया है कि आप लोग शिमला में हैं। ठीक है, मैं देखता हूं कि खन्ना क्या कर सकता है। आखिर हिताक्षी को बचाने के लिए ही तो उससे नफरत का नाटक कर शादी की है। तुम बस अपने काम पर फोकस करो, बाकी मैं देख लूंगा। और हाँ, मेरे धोखेबाज दोस्त धीर मलिक पर भी अपनी नज़र बनाए रखना। इस वक्त चोट खाया हुआ गीदड़ है, वार करने की कोशिश जरूर करेगा। ठीक है सर, कहकर उसने फोन रख दिया। वीरेन फोन रखने के बाद उस समय के बारे में सोचने लगा जब उसने हिति से शादी करने का फैसला लिया था। फ्लैशबैक। वीरेन ने उस दिन सका पार खड़ी हिति को देखा, उसकी आंखें ही दिख रही थी। उन आंखों को देख उसके पुराने जख्म हरे हो गए। उसे वो धोखा याद आने लगा जो उसे मिशिका ने दिया था। वीरेन अपमान की आग में जल रहा था, उसे सही गलत कुछ नहीं सूझ रहा था।
इसलिए उसने तय किया कि वो हिताक्षी से शादी करके उसकी लाइफ को नर्क से भी बदतर बना देगा। इसलिए ऑफिस आने के बाद उसने हिताक्षी की पूरी डिटेल्स निकलवाई। तब जाकर उसे उस सौदे के बारे में पता चला। जाने की नीलेश ने की थी, पर उसे अभी तक ये समझ नहीं आया था कि नीलेश बाप होकर भी अपनी बेटी का सौदा कैसे कर सकता है। तो उसने फैसला किया कि वो सारी बात जानेगा हिती के बारे में। तो उसने हिती के दादाजी को बुलवाया और उन्होंने जो भी बताया उसे सुनकर वीरेन की गुस्से की सीमा नहीं रही। उसने तय कर लिया कि हिती से शादी वो किसी भी कीमत पर करके रहेगा। उसके दादू ने बताया था कि हिती इतनी आसानी से शादी के लिए नहीं मानेगी, इसलिए वीरेन ने उसे ब्लैकमेल करके शादी की थी। फ्लैशबैक एंड वीरेन कमरे में आया और सोती हुई हिती को अपने सीने से लगाकर उसके माथे को चूमकर बोला, तुम चिंता मत करो हिती, तुम्हें मुझसे कोई भी दूर नहीं करेगा। जब तक तुम उस घर में थी तुम पर खतरा था, अब तुम मेरी बीवी हो। मेरी हिती, तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा, अब तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। फिर तुम्हारे हर गुनहगार को सजा तुम खुद ही दोगी। ये तुम्हारे वीर का वादा है तुमसे। उसके बाद वो भी ऐसे ही हिती को अपनी बाहों में लेकर सो गया। 48 नाटक। अगली सुबह सूरज की चमचमाती किरणें खिड़की के पर्दों से छुपते छुपाते वीरेन के ऊपर पड़ी तो वीरेन ने आंखें खोली और आंखों को खोलते ही उसकी नज़र सबसे खूबसूरत नज़ारे पर पड़ी। हिती बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह उससे चिपक कर सो रही थी। उसने अपने हाथ की मुठ्ठियां में वीरेन की टी शर्ट की कॉलर पकड़ी हुई थी, जैसे डर हो कि वीरेन रात में उसे छोड़कर चला जाएगा। वीरेन उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कितनी खूबसूरत हो तुम, तुम्हारे ये होठ, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारा मुझे वीर कहना, सब कुछ मुझे तुम्हारी ओर खींचता है। पर तुम्हारी ये आंखें मुझे उसके दिए हुए धोखे की याद दिलाता है, जिसे मैं चाहकर भी भूल नहीं सकता। बेशक तुम बहुत खूबसूरत हो और शायद मेरा दिल तुम्हें चाहने भी लगा है, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। मुझ में अब और धोखा खाने की टूटने की हिम्मत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा साई की तरह, पर मैं कभी तुम्हारी तरफ कदम नहीं बढ़ाऊंगा। वीरेन ने अपनी नम हो चुकी आंखों को पोंछा और हिती के हाथों से अपनी कॉलर छुड़ाकर बाथरूम में चला गया। उसके जाते ही हिती ने अपनी आंखें खोली और बाथरूम की तरफ देखते हुए बोली, ऐसा क्या हुआ है इनके साथ और किसने इन्हें धोखा दिया है? लेकिन अगर किसी ने इन्हें धोखा दिया है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये किसी भी लड़की की जिंदगी का फैसला ले ले या सारी लड़कियों को जज करे। पर इनकी बातों से ये तो पता चल गया है कि बदले के लिए इन्होंने शादी नहीं की है, बल्कि कोई तो बड़ी वजह जरूर होगी इस तरह कॉन्ट्रैक्ट बेस पर शादी करने का। मुझे पता करना होगा, पर तब तक मुझे अपना ये नाटक जारी रखना होगा। फिर मुस्कुराते हुए, पर जो भी हो, बच्ची बनकर सच में मजा आ रहा है। जो भी मांगो दे देते हैं और मुझे चलना भी नहीं पड़ता, हर वक्त गोद में ही लेकर जाते हैं। बस थोड़ा सा मुंह बना लो और हो गया काम। हाय, कल तो बेचारे बिजनेस टाइकून वीरेन कौशिक का शर्म से लाल चेहरा देखकर मन और आत्मा दोनों संतुष्ट हो गया। आखिर वीरेन कौशिक का शर्म से लाल चेहरा रोज रोज थोड़ी देखने को मिलता है। कैसे भागे थे वो प्रीति को देखकर। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि तू नाटक बहुत अच्छा करती है। प्रीति भी तुझे पकड़ नहीं पाई, फिर अपनी आंखें मटकाते हुए कहती है, प्रीति बचकर रहना, तुझसे भी हिसाब किताब बाकी है। आखिर तूने भी मुझे कम नहीं परेशान किया था, अब मेरी बारी, कहते हुए हंसने लगी। तभी वीरेन बाथरूम से बाहर आया और हिती को हंसता हुआ देखकर बोला, क्या हुआ? सुबह सुबह बड़ी हंसी आ रही है। हिती उसकी बात सुनकर सकपकाते हुए बोली, हाँ, वो ना, मैंने एक बहुत अच्छा सपना देखा था, वो याद आ गया। अच्छा, ऐसा क्या देखा सपने में जो हंसी आ गई? वो ना वीर, आप मुझे लोरी गाकर सुला रहे थे क्या? हाँ, इसलिए मैं सोच रही थी कि आज आप मेरा ये सपना पूरा करेंगे। हिती मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, मुझे लोरी नहीं आती, तुम तैयार हो जाओ, मैं नीचे जा रहा हूँ, कहकर वीरेन अपना टॉवल वही सोफे पर फेंक बाहर भाग गया। हिती उसे इस तरह भागते देख हंसने लगी और बोली, लोरी तो आप सुनाकर रहेंगे मी, कौशिक देखते जाए बस। थोड़ी देर में हिती और प्रीति दोनों नीचे डाइनिंग पर आ गई। तीनों ने नाश्ता किया। फिर वीरेन ने हिती की दवाई देकर प्रीति से बोला, मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, बाहर सिक्योरिटी है, अगर कोई अर्जेंट काम हो तो सिक्योरिटी हेड से बोल देना, वो कर देगा, पर तुम दोनों में से कोई बाहर नहीं जाएगा, समझी? फिर एक नज़र हिती को देखा। हिती ने कुछ इस तरह देखा कि जैसे वो अभी ही उसे लॉरी सुनाने के लिए कह रही हो। वीरेन तुरंत वहां से निकल गया। वही हिती वीरेन को हड़बड़ा कर जाते हुए देख वो हल्की सी हंसी हंसने लगी, पर तुरंत ही फिर चुप भी हो गई क्योंकि प्रीति उसकी तरफ आ रही थी। वही एक शख्स अंधेरे कमरे में बैठा था। उस कमरे में चारों तरफ एक तस्वीर दिखाई पड़ रही थी।
उस तस्वीर को देखकर वो कुटिल हंसी हंसते हुए बोला, कहा था ना तुम मेरे हो और मेरे ही रहेंगे। जुनून, इश्क या पागलपन जो भी कहो, पर तुम्हें मैं पाकर रहूंगी, ये मेरी खुद से वादा है। अब बस तुम कुछ पल का इंतजार और करो, फिर देखो कैसे मैं तुम्हारी लाइफ में आऊंगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब 49 उफ, ये मदहोशी का आलम। इंदौर में शुभी पहले से थोड़ी ठीक थी, पर डर वो अभी भी रही थी। मयंक और ऋषि दोनों ही उसके उठने से पहले ही फ्रेश होने चले गए थे। शुभी उठकर बेड पर बैठी थी, तभी दरवाजा खुला। उसमें से ऋषि और मयंक अंदर आए। उनके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। शुभी को उठा और उदास देख ऋषि और मयंक दोनों एक दूसरे को देखने लगे, फिर एक दूसरे को देख आंख बंद करके शुभी के पास आए। ओए मोटी, चल अब उठ जा, बहुत सेवा करवा रही है तू मुझसे और मयंक भाई से। चल उठ और अब हमें आराम करने दे, कहते हुए ऋषि उसके पास बैठ गया। उद्धरण चिन्ह। शुभी ऋषि के गले लग गई और सुबुकने लगी। ऋषि भी उसके सर को सहलाने लगा। ऋषि और मयंक एक दूसरे को देखने वाले लगे। फिर ऋषि बोला, बस कर शुभी, तू क्या चाहती है? मैं आज तेरी बनाई हुई गंगा जमुना में बह जाओ और देख, मुझे पता है तू ये रोने का नाटक करके मेरी प्यारी रामदुलारी टी शर्ट में अपनी नाक पोंछ रही है। देख, मेरी रामदुलारी को बख्श दे, बहुत मुश्किल से मैंने इसे ढूंढा था। शुभी रोते रोते उसकी पीठ कर मार करती है। तभी नंदिनी जी ऋषि के कान खींचकर कहती है, मेरी बच्ची को क्यों परेशान कर रहा है ऋषि? शुभी रोते हुए नंदिनी जी से बोली, मम्मा, ऋषि भाई को मुझसे ज्यादा खुद की टी शर्ट की पड़ी है, मुझे नहीं बात करना इनसे। ऋषि, मयंक और नंदिनी जी शुभी को थोड़ा नॉर्मल होता देख खुश होते हैं। नंदिनी जी शुभी को गले लगाते हुए बोली, चुप हो जा मेरा बच्चा, ये ऋषि तो है ही नालायक। तू जल्दी तैयार होकर ये नाश्ता कर ले। आज वैसे भी नाश्ता इस नालायक और मयंक ने बनाया है, बार बार इसका दिमाग नहीं चलता है, इसलिए मौके का फायदा उठा बच्चा। ऋषि चित्ते हुए, मम्मा ये क्या नालायक नालायक बोल रहे हो? एक तो नाश्ता भी बनाया और मुझे ही डांट रहे हो। मैं बात नहीं करूंगा दोनों से, तू चुप कर नालायक। नंदिनी जी ऋषि को डांटते हुए बोली, मनरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, मुझे नहीं रहना यहाँ। ऋषि मुंह बनाता हुए बोला। शुभी उसकी बात सुनकर हंसने लगी और बैग से उठकर बाथरूम में जाते हुए ऋषि की पीठ पर धौ जमाते हुए भाग गई। ऋषि पैर पटक कर रह गया। फिर सभी हंसने लगे। सब कुछ ठीक हो रहा था समय के साथ, यहाँ इंदौर में भी और शिमला में भी। मयंक रोज आता और शुभी को देखकर चला जाता। शायद उसे देखना मयंक का रूटीन बन गया था। एक महीने बाद शिमला में हिताक्षी अपना नाटक जारी रख रही थी, ताकि उसे ये पता चल सके कि आखिर कौन सी वजह है जिसके कारण वीरेन ने उसके साथ शादी की और किस लड़की ने उसे धोखा दिया है। प्रीति के आते ही वीरेन लगभग हर रोज घर से बाहर रहने लगा था। लिनौर लगभग लेट नाइट वो वापस आता था, पर उसकी दवाएं और खाने के लिए प्रॉपर तरीके से प्रीति को फोन करता था। एक दिन शाम के समय हिति अपने कमरे में बैठी खुद से बोल रही थी, ये मी कौशिक पहले तो सारा टाइम घर पर ही रहते हैं, अब पता नहीं कहाँ चले जाते हैं रोज। और तो और हमारे 12 जाने पर भी इतनी पाबंदी लगा रखी है, जो भी काम हो सिक्योरिटी हेड से बोल देना वो कर देगा। हो, जब सारे काम मुझे उस कालिया नाग से ही करवाने होते तो मैं शादी भी उससे ही कर ले। वो अभी कुछ और बोलती तभी उसे अपने कान के पास किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। उसने पलटकर देखने की कोशिश की तो वीरेन ने पीछे से ही कमर से पकड़ते हुए उसके गले अपना चेहरा टिकाते हुए गर्म सांस छोड़ते एकदम मध्यम आवाज में बोला, हम तो क्या बोल रही थी तुम मिसेज वीरेन कौशिक? तो आपको सारे काम मुझसे ही करवाने हैं, क्योंकि मैंने तुमसे शादी की है ना? हिताक्षी पीछे पलटने की कोशिश करने लगी पर कामयाब ना हो सकी। ऊपर से अपने गले पर वीरेन की गर्म सांसें उसे अपने अंदर अजीब सी हलचल मचाने पर मजबूर कर रही थी। वो कसमासाते हुए बोली, माँ मी कौशिक, आप ये क्या कर रहे हैं? वही काम कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, आखिर शादी की है तुम्हारे साथ। वीरेन उसकी गर्दन पर अपनी नाक को रब करते हुए बोला, नहीं माँ, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो हिति अपनी बधी हुई धकनों को किबू में करते हुए किसी तरह बोल रही थी कि अचानक ही उसके शरीर में कर्ट सा दौड़ गया। वीरेन ने हिति के गले को चूम लिया था और बड़ी ही शिद्दत से उसके गले को चूमे जा रहा था। वीरेन की इस तरह चुमने से हिति की पकड़ भी वीरेन के हाथों पर कसते जा रही थी। उसकी सांसों की रफ्तार दुगुनी हो गई थी और धकने बेतहाशा बढ़ी जा रही थी। हिति पर मदहोशी सी छाने लगी। वो बोलना बहुत कुछ चाह रही थी, पर मुंह से जैसे लफ्जों ने निकलने से इनकार ही कर दिया। हिति के मुंह से अचानक ही निकला, उफ, ये मदहोशी। 50-51 हिति और प्रीति। हिति पर मदहोशी सी छाने लगी। वो बोलना बहुत कुछ चाह रही थी,
पर मुंह से जैसे लफ्जों ने निकलने से इनकार ही कर दिया। हिती के मुंह से अचानक ही निकला उफ, ये मदहोशी कि तभी दरवाजे के खुलने की आवाज आई तो हिती अचानक ही अपने सेंस में वापस आ गई। हिती ने अपने इधर उधर देखा पर उसे कहीं भी वीरेन नहीं दिखाई दिया। फिर दरवाजे की तरफ देखा तो प्रीति उसे शरारती मुस्कान लिए देख रही थी। वो अंदर आई और हिती को छेते हुए बोली, क्या बात है, चेहरे पर ये गुलाबी रंगत कैसी, जैसे कि शरीर का सारा खून ही चेहरे पर आ गया हो। हिती हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं, तुझे कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा, मुझे गलतफहमी हुई है, और तेरे चेहरे पर जो ये ग्लो दिख रहा है वो क्या है? जीजू को इमेजिन कर रही थी ना? प्रीति आई विंक करते हुए बोली। हिती अपने हाथों की उंगलियों को उलझाने लगी। चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। प्रीति उसका चेहरा ऊपर उठाकर बोली, हम तो मेरी हिती घबरा रही है और शायद शर्मा भी रही है। प्रीति मुस्कुराते हुए बोली, नहीं प्रीति, हाँ, हम नहीं घबरा रहे। हिती झुकी नजरों के साथ बोली। शायद प्रीति की बात से वो भी सहमत थी पर मान नहीं रही थी। अच्छा, तो क्या जीजू के अलावा किसी को इमेजिन कर रही थी? प्रीति बोली। नहीं, मैं क्यों किसी और को इमेजिन करने लगी? हिती फटाक से बोली। अच्छा चल, मैं तुझे ज्यादा परेशान नहीं कर रही, नहीं तो जीजू को पता चला तो वो मेरी क्लास लेने लगेंगे कि मैं तुम्हें परेशान कर रही थी। वैसे भी तुम दोनों ने तो लव मैरिज की है तो जीजू तो मुझे दुगुना डांटेंगे। आखिर वो तुमसे इतना प्यार जो करते हैं। प्रीति की बात सुनकर हिती को खांसी आने लगी। प्रीति उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, अरे अरे जाने मन, अभी तो सिर्फ नाम लिया तो ही खांसी आ गई, कहीं वो पूरे के पूरे ही आ गए तब तुम्हारा क्या होगा? वैसे भी जीजू के पास रहने के लिए, उनके साथ रोमांस करने के लिए ही तो तुमने ये बच्चे बनने का नाटक किया है ना? प्रीति की बात सुनकर हिती हैरान होकर उसे देखने लगी। तुम्हें कैसे पता कि मैं नाटक कर रही हूँ? बचपन से तुझे जानती हूँ तो इतना तो बता ही सकती हूँ कि तू कब सीरियस हो सकती है और कब नाटक कर रही है। तो प्लीज मुझसे ये छुपा ही मत। हिती अपने नजरें झुकाए हुए बैठी थी, उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। प्रीति उसका चेहरा ऊपर करके बोली। हिती मेरी तरफ देखकर बोली, मैं सच बोल रही हूँ ना? तू नाटक कर रही है बच्ची बनने का? क्यों कर रही थी बता मुझे, क्या कोई बात है तेरी इस नाटक के पीछे? प्रीति को वीरेन ने सिर्फ हिती सच्चाई बताई थी, उन दोनों की शादी का सच नहीं बताया था। प्रीति को उनके कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में नहीं पता था, उसे वीरेन का बताया हुआ ही सच मान रही थी कि दोनों की लव मैरिज हुई है। हिती प्रीति को सच नहीं बता सकती थी, इसलिए उसने प्रीति से कहा, तू सच कह रही है, मैं नाटक कर रही थी बच्ची बनने का ताकि वीरेन के साथ वक्त बीता सकूं और मेरे लिए वो मेरे साथ ही रहे, क्योंकि हर समय वो बस अपने काम में ही बोली जी रहते थे इसलिए। प्रीति हिती की बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, चल तुझमें शादी के बाद इतनी तो अकल आई कि अब तू अपने बारे में भी सोच रही है। तो मैं क्या तुम्हें बेवकूफ़ लगती थी पहले? हिती नाराज सी बोली। अरे नहीं पागल, मैं तो बस ये कह रही थी कि अब तू अपनी फीलिंग को एक तरफ ना करके उसके लिए कदम बढ़ा रही है। प्रीति बोली। हिती ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। हिती मन ही मन बोली, सॉरी प्रीति, मैं तुझे सच नहीं बता सकती क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुझे अगर इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का पता चला तो तू मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी, जो मैं नहीं चाहती। तुझे इस तरह से दुख ही नहीं कर सकती मैं, इसलिए मैं तुझे सच नहीं बताऊंगी, तू सह नहीं पाएगी। मुझे माफ़ कर देना यार, जब इस सच को तू जान जाएगी तब तक शायद मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँ कि आखिर क्यों उन्होंने मुझसे शादी की। उद्धरण चिन्ह। वही प्रीति अपने मन में बोली, माफ़ करना यार, तुझे सच नहीं बता सकती मैं। जिस प्यार देखभाल और अपनेपन के लिए तू तरस रही थी, मैंने देखा है तुझे उस प्यार देखभाल और अपनेपन की आदत लग गई है इस 1 महीने में ही। जिस तरह जीजू तेरी केयर करते हैं उस तरह शायद ही किसी ने तेरी की होगी। और तुझे सच बताकर मैं तुझसे ये खुशी नहीं छीन सकती जो इस समय मैं तेरे चेहरे पर देख पा रही हूँ, और ये सब जीजू के कारण ही हुआ है। माफ़ करना हिती, पर तेरे लिए, तेरी खुशी के लिए मैं तुझे तेरा सच नहीं बता सकती और न ही जीजू की कसम तोड़ सकती हूँ। आई एम सॉरी मेरी जान। उद्धरण चिन्ह। दोनों ही अपने अपने तरह से और अपना अपना सच छुपा रहे थे एक दूसरे के लिए, सिर्फ एक दूसरे के लिए। अच्छा सुन, तो अब आराम कर, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ, वरना जीजू कहेंगे कि मैं उनकी प्यारी पत्नी को आराम नहीं करने देती हूँ और फिर मुझे मम्मा से भी बात करना है, नहीं तो वो मुझे यहाँ रहने ही नहीं देंगी। तू जानती है ना, जब तक मम्मी से दिन में एक बार बात ना कर लूँ तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता। अगर अब बात नहीं करूँगी तो फिर वो कुशल भैया को ही यहाँ भेज देंगी मुझे वापस लेने। हिती हाँ में सर हिलाती है और फिर प्रीति चली जाती है। वही दूसरी तरफ अधिराज के विला में अधिराज बैठा शराब पी रहा था। उसके एक हाथ में शराब की ग्लास और दूसरी हाथ में हिती की तस्वीर थी।
वो शराब पीते हुए हिती की तस्वीर को अश्लीलता से देख रहा था। तभी उसका फोन बजा। उसने तुरंत फोन रिसीव किया और बोला, मिली कोई खबर? अगर अच्छी खबर हो तो ही अपना मुंह खोलना, वरना दोबारा मुंह खोलने के लायक नहीं रहोगे। वो मिल गई है बॉस। वो कहाँ रहती है, किसके साथ रहती है, सब कुछ पता चल गया है। पर बॉस, उस तक पहुंच पाना इतना आसान नहीं है। वीरेन ने अपने पैलेस की सिक्योरिटी बहुत ही तगड़ी की है। उसकी इच्छा के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और तो और वो उस लड़की को भी बाहर नहीं जाने देता है। तुम बस उस पर ध्यान लगाओ, कभी ना कभी तो चिड़िया अपने घोंसले से बाहर आएगी। बस घात लगाए रहो और मुझे पल पल की खबर चाहिए। अधिराज बोला और तुरंत फोन काट दिया। अधिराज फोन रखकर पूरा ग्लास शराब की एक सांस में ही पी गया और तस्वीरकार पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें जल्दी ही उस कैद से आज़ाद करा दूंगा। बस कुछ समय और फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। वो बोला और एक बार फिर उसकी नज़रों में अश्लीलता झलकने लगी। मिलते हैं अगले भाग में। सॉरी रिपीट चैप्टर देने के लिए, पर कल कुछ लिख नहीं पाए थे इसलिए रिपीट दिया था। और कुछ रीडर्स की शिकायत है कि चैप्टर बहुत छोटे होते हैं, तो रीडर्स सॉरी छोटे पार्ट देते हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि हम हमारी ट्रेनिंग के लिए आउट ऑफ सिटी आए हैं और इस बीच हमें समय नहीं मिल पा रहा है, पर फिर भी पार्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही छोटे हो। कुछ समय तक पार्ट छोटे ही आएंगे। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट मंथ हमें हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देनी है। हाँ, छोटे ही सही पर कंटिन्यू देंगे। अब इस एपिसोड के साथ ही हमारी कहानी की हाफ सेंचुरी हो गई है, तो आप सब कमेंट जरूर करेंगे। और थैंक यू बहुत सारा और बहुत बड़ा वाला, जो अब तक आपने हमारी कहानी को प्यार दिया। वैसे एक क्वेश्चन है आप सब से, आप में से कौन कौन भोपाल से है? क्योंकि मैं अभी भोपाल में हूँ, तो बस जनरल नॉलेज के लिए ग्रिन 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 ग्रिन। बुरा मत मानिएगा। विंकिंग फेस विंकिंग फेस। ओके बाय, लव यू।